जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं नीरज। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं भारतीय इतिहास में पूछे गए प्रश्न जो रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज हम रॉलेट एक्ट से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन सी शिफ्ट में पूछे गए हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वर्ष 1919 में शुरू किया। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेडियन कमेटी की सिफारिश पर सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पारित किया। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। अतः इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। आज तक हम जानते थे कि ये रॉलेट एक्ट है, नाम नहीं जानते थे। पूरा नाम क्या है? सर सिडनी रॉलेट। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो साइमन कमीशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? भारत में कब बना? जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? चौरी चौरा घटना कब हुई? देखिए, इनमें से एक दो को तो आप पहचानते ही होंगे, जैसे जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ, चौरी चौरा घटना 1922 में हुई, क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928। तो मिलाते हैं, साइमन कमीशन भारत आया वर्ष 1928 में, तो पहले का ऑप्शन बी हो गया। क्रिप्स मिशन भारत आया वर्ष 1942 में, दूसरे का ऑप्शन सी हो गया। जलियांवाला बाग नरसंहार तीसरे का ऑप्शन हो गया वर्ष 1919, ऑप्शन ए। चौरी चौरा घटना ये हुई थी वर्ष 1922 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? ऑप्शन, भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध, सुनवाई के बिना अनिश्चित कालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, भारतीयों पर खुली गोलीबारी और लाठीचार्ज, भारी कर आरोपित करना। देखिए, हम इस प्रश्न को पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुनवाई के बिना अनिश्चित काल के लिए हिरासत में लेना और प्रेस की जो सेंसरशिप है, इसके लिए ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। इसी के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। अगला प्रश्न, न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो ये टिप्पणी किसके लिए? रॉलेट एक्ट के लिए कि किसी को भी कभी भी जेल में डाल दो, ना कोई सुनवाई होगी, ना दलील न वकील न अपील का काला कानून था ये। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को ना दलील ना अपील ना वकील कानून के रूप में भी जाना जाता है। इसे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह किस वर्ष किया? महात्मा गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वर्ष 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? ये था रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था।
अगला प्रश्न, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया। 18 मार्च 1919 को ये पारित हुआ और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? खादी पहनने पर प्रतिबंध, विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, मुकदमे के बिना कारावास, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास ये उपाय अपनाया गया था। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया? इस अधिनियम में बिना मुकदमे की राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। ये वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसमें बिना मुकदमे की राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी गई थी। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से अभी तक कितने प्रश्न बने हैं। वर्ष 1919 में हुई जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? इसके लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। भारत सरकार ने जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन, जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई, ये गलत है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई, ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम थी, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। ऑप्शन डी, जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवाईं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत है कि जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना वर्ष 1922 में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब की अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा पर गोली चलवा दी थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये अमृतसर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? गांधी जी ने जो रॉलेट सत्याग्रह किया था, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी किस सम्मान को लौटा दिया था? तो ये केसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? इसके पहले ही प्रश्न में हम पढ़ चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 9 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में आरोप में पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल मलिक को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए एवं 200 घायल हुए। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया? तो ये हंटर समिति। घटना होती है 13 अप्रैल 1919 को। वो समिति कब बनती है? 14 अक्टूबर 1919 को। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, जलियांवाला नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये घटना हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यह वर्ष 1916 से 1921 तक वायसराय रहे। इनके कार्यकाल के समय अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे लखनऊ अधिवेशन, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन हुए। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किसके विरोध के प्रत्यक्ष परिणाम थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओडायर की हत्या किसके द्वारा की गई? तो यह ऊधम सिंह के द्वारा 13 मार्च 1940 को, मतलब 21 वर्ष पश्चात मिला था ये, और इसकी हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर कर दी गई। 31 जुलाई 1940 को ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था? सरदार ऊधम सिंह ने। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? वर्ष 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? कर्नल रेजिनॉल्ड डायर ने, जिसे हम जनरल डायर कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? कर्नल रेजिनॉल्ड डायर। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। बात करें असहयोग या खिलाफत आंदोलन की। आज तक असहयोग और खिलाफत आंदोलन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? वर्ष 1928 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया।
वर्ष 1932 में B.R. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। वर्ष 1918 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोली चलवाई। वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। तो आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। वर्ष 1930 में B.R. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। वर्ष 1919 में जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोलियां चलवाईं। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए। निम्न में से कौन सा संस्थान उनमें से नहीं है? तो सैरामपुर कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। ये सैरामपुर कॉलेज है, इसमें प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी जी को आह्वान नहीं किया गया था। बाकी गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की। इसी समय विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, काशी विद्यापीठ बनारस, काशी विद्यापीठ है वे बनारस में है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में, गुजरात विद्यापीठ गुजरात इत्यादि के प्रमुख हैं। असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड के पश्चात समाप्त हो गया। इस चौरी चौरा कांड में पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था थाने में, जिस घटना के पश्चात गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के जवाब में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यही घटना चौरी चौरा कांड कहा जाता है। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? वर्ष 1922। फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया? चौरी चौरा घटना। अगला प्रश्न, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? वर्ष 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन असहयोग आंदोलन था। वर्ष 1920 से 22 तक चला। यह आंदोलन भारत की ब्रिटिश सरकार को स्वशासन या स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए था। असहयोग आंदोलन के 4 मुख्य कारण थे: जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ असंतोष, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाने के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। खिलाफत आंदोलन सन 1919 से 1924 तक चला। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं शौकत अली व मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था? नागपुर अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस ने 1920 में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? तो वर्तमान गोरखपुर जिले में। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड वर्ष 1922 में हुआ था। नेक्स्ट,
की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो वर्ष 1920 से 1922 तक। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, वर्ष 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति में यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम यह निकला कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। उनके द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया गया। वर्ष 1919 से 1922 के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खिलाफत और असहयोग 2 जन आंदोलन आयोजित किए गए। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो कहाँ हुई? तो तुर्की में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई। इसकी स्थापना वर्ष 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। बाद में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में बम्बई में शुरू हुआ। इस आंदोलन को सीधे तौर पर भारत से कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना, वहां के धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंध हटाना था। अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया? खिलाफत आंदोलन। वर्ष 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। भारतीय इतिहास में वर्ष 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गैरतलब है कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को उपवास और प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, परंतु 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटी घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। वर्ष 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया? शौकत अली ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने शौकत अली मोहम्मद अली ने सन 1919 में किया। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना, वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध को हटाना है। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। गलत। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए आंदोलन था। गलत। तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ये सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। गलत। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह तुर्की के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था?
ये न्यायाधीश थे। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तर में महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार व 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चला। इस मुकदमे की सुनवाई करने वाले जज का नाम न्यायमूर्ति C.N. ब्रूमफील्ड था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। बाद में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इनको 4 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। तो न्यायमूर्ति का नाम पूछे तो C.N. ब्रूमफील्ड। अगला प्रश्न है, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो वर्ष 1920 में। स्वराज पार्टी की बात करें तो वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद प्रयागराज में की। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। कौन वर्ष 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ऑप्शन C.R. दास, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। संस्थापक सदस्यों में पूछा है तो C.R. दास, जिसे चित्तरंजन दास कहते हैं, ये संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आप जवाहरलाल नेहरू पर टिक मत कर देना। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू इसके सह संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1923 में। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1923 में। वर्ष 1922 में C.R. दास की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस सम्मेलन में स्वराज पार्टी की स्थापना करने काउंसिल में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि इसमें काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। किससे? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। मार्च 1923 में इलाहाबाद प्रयागराज में C.R. दास व मोतीलाल नेहरू ने अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया। एक नई राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके अध्यक्ष C.R. दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू हुए। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया? तो C.R. दास के साथ। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया? रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला प्रश्न, ये रॉलेट एक्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। निम्न में से किसने वर्ष 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महासंघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? तो अनुसुईया साराभाई के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है। अगला प्रश्न, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने।
दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति का बर्ताव करते थे। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इसके लिए कर देना पड़ता था। इन्हीं नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी ने अफ्रीका में 1994 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। वर्ष 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी दक्षिण अफ्रीका में की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को संबोधित किया वर्ष 1916 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। स्थापना वर्ष 1887। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920। मुंबई विश्वविद्यालय 1857। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? चंपारण आंदोलन नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती के लिए अनिवार्य करना है, जिसे 3 कटिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुए एक प्रमुख किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी, जिसका पटेल द्वारा विरोध किया गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? तो 1918 में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो पवनार आश्रम नहीं किया गया है। सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती, ये तीनों आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किए गए। सेवाग्राम, टॉलस्टॉय फार्म एवं साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की, जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक ग्राम में की थी। विनोबा भावे की समाधि यहीं स्थित है। इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनवाया गया जो मीराबाई की तरह अपने को साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। यह पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो वर्ष 1909 में लिखी गई थी। इसमें महात्मा गांधी ने लिखा था, यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी जब डरबन से प्रेटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक गोरे व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। उस वक्त उन्होंने पहली बार वहां नस्लवाद रेसिज्म का सामना किया था।
कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? तो ये असहयोग आंदोलन था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों को समर्पण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नमक मार्च, नागरिक सेवाओं को बहिष्कार। तो ऑप्शन सी जो है नमक मार्च, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, वर्ष 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से स्थायी रूप से भारत लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। वर्ष 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से लौटे। गांधी जी सन 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, परंतु वहां पर भारतीयों की दशा देखकर वहीं रुक गए। समानता का अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन छेड़ दिया। वहां डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इसके अलावा जोहान्सबर्ग से 30 किलोमीटर की दूरी पर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915 में। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया है? तो ये टिप्पणी महात्मा गांधी वर्ष 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जाने अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। बाद में महात्मा गांधी इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। इतिहासकार चंदन देव ने टिप्पणी की, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु बनाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण जिला बिहार राज्य में स्थित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 को गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 में। प्रथम असहयोग आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन वर्ष 1918 में प्रथम भूख हड़ताल माना जाता है। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया? तो वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में भत्ता बढ़ोतरी के लिए। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था। तो मशहूर हिंसा ये शामिल नहीं था। प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, ये सब असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्न में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? तो विदेशी वस्तुओं की खरीदी। अगला प्रश्न, भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार में किया। चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी गांधी जी के प्रमुख सहयोगी रहे। इसी सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार गांधी जी को महात्मा कहा था। तो प्रश्न पूछ ले कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस सत्याग्रह के समय? चंपारण सत्याग्रह के समय वर्ष 1917 में।
अगला प्रश्न, इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने, वहाँ की भूमि, लोगों के बारे में जानने की सलाह दी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह ये नील की खेती से संबंधित है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? जो नील की बलात् कृषि है, तो चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे। नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था, वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया? तो ये लखनऊ शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया, वहां आने के लिए आमंत्रित किया था। वर्ष 1916 में अंबिकाचरण मजमूदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी उपस्थित रहे। गांधी जी की मुलाकात चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। यहीं से गांधी जी नेता बनने की ओर चल दिए। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए अहम भूमिका निभाई। तो ये थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इसके आज हम 1-2 प्रश्न ही करेंगे। अगली क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसके आगे जो सिलसिले हुए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया? तो JM सेनगुप्ता ने बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च का आयोजन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक पर कर लगाने के कानून के विरोध में आयोजित किया गया। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई। 24 दिनों की यात्रा के उपरांत गांधी जी 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर अंग्रेजों का बनाया नमक कानून तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर हुआ था। वर्ष 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया? ये दांडी यात्रा है। वर्ष 1930 में नमक उत्पादन पर कर लगाने के विरोध में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा आंदोलन आरंभ किया। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध अहिंसक विरोध का प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी नवसारी जिला तक अपनी 78 विश्वस्त स्वयंसेवकों के साथ 24 दिवसीय दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई और 6 अप्रैल तक चली। 1930 में कर ब्रिटिश राज के नमक कानून को तोड़ने का कार्य किया गया। तो साथियों, ये थे हमारे रॉलेट एक्ट से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपने देखे हैं कि कौन सा प्रश्न कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है रेलवे की। ये प्रश्न आए तो सभी एग्ज़ामों में हैं, लेकिन ये मेन जो तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है।